नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटा नन ऑफ द अबव के बारे में। अब देखो यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है। आपको पता होगा रिसेंटली गुजरात में राज्यसभा की सीट के इलेक्शन हुए थे। नहीं पता तो अब आपको पता लग गया है, हुए थे। उस दौरान नोटा नन ऑफ द अबव का ऑप्शन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बीजेपी भी नन ऑफ दी अबव ऑप्शन के खिलाफ थी, कांग्रेस भी खिलाफ थी और बहुत रेयरली हमको दिखता है कि दोनों पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी किसी एक मुद्दे पर सहमति जताए और एक दूसरे का समर्थन करे। तो हुआ क्या था, देखो गुजरात असेंबली सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने बताया कि नोटा नन ऑफ दी अबव का ऑप्शन अवेलेबल होगा एमएलएस को जब वो वोटिंग कर रहे होंगे राज्यसभा सीट्स के लिए। और ये बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पसंद नहीं आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करी और इलेक्शन कमीशन को भी कन्विंस करने की कोशिश करी कि एमएलएस को ये ऑप्शन आप मत दीजिए। अब इंटरेस्टिंग बात यही बनती है कि क्यों ये दोनों पार्टीज ऐसा क्यों करना चाहती थी, इसका रीज़न क्या है। ये सब समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, फिर हम साथ साथ ये एडिटोरियल जो है ये भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। अब ज़रा आगे का पूरा सिनेरियो समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट कैसे होते हैं। आराम से पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मेंबर्स टू द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली और नॉमिनेटेड। तो ये तो खैर आपको पता ही होगा, नहीं बता तो बता देता हूँ आपको। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं और बाकी इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि इनडायरेक्टली से क्या मतलब है आपका। देखो सीधी सी बात है, लोग इलेक्ट करते हैं एमएलए और एमएलए वोट करता है कि कौन राज्यसभा का मेंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमएलए जो होते हैं स्टेट के वो वोट करते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे, सेंस हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। इंडिया में कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर हमको एग्जांपल चाहिए तो हमको स्विट्जरलैंड की तरफ देखना होगा। स्विट्जरलैंड में क्या होता है पहले बताता हूँ, इंडिया में बेसिकली होता क्या है तो आपको पता ही होगा। हम लोग एक लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं और वो आगे जाके कानून जो भी बनाना है वो बनाते हैं। वापस हमसे पूछते नहीं है कि आगे जाके किस बिल पे वोटिंग करनी है, किस पर नहीं करनी है। बेसिकली वो इनडायरेक्टली हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि एक बार आपने एक व्यक्ति को वोट दे दिया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब कल को कोई इंपॉर्टेंट बिल है, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बिल है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई बिल है या वेलफेयर से रिलेटेड कोई बिल है, तो वहाँ पर वो यस बोलेगा या नो बोलेगा या समर्थन करेगा या नो, जो भी वो करेगा वो वापस आके अपने लोगों से पूछेगा। एक छोटा सा रेफरेंडम रखा जाएगा, वहाँ पर लोग बताएंगे कि क्या उनका विचार है और वही वोट लेकर वहाँ पे पार्लियामेंट में वो जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 5 साल में एक बार आपने वोट दे दिया फिर बस वो अपना जो उसको सही लगेगा वो वहाँ पर करेगा। लोगों की जो इच्छा है उसका इतना ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो खैर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है राज्यसभा, ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तो खैर आपको याद होगा ही, वैसे अगर नहीं याद हुआ तो याद कर लो, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, छोटे एग्जाम भी पूछेंगे। फिर अगला है कि राज्यसभा में 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ये सब पॉइंट्स लिख लेना, कभी भी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। फिर इस वक्त अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9/8/2017 को, तो इस वक्त 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। एवरी स्टेट इज अलॉटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स। नो मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। तो हर स्टेट से पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स अलॉट किए जाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी राज्यसभा का मेंबर 30 साल से कम का नहीं हो सकता। लोकसभा के लिए क्या मिनिमम एज बार है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली वोट इन राज्यसभा इलेक्शंस इन व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो। देखो, अब मान लो राज्यसभा की एक सीट है, उसके लिए 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 खड़े हैं। अब जो एमएलए है वो जब वोट डालने के लिए जाएगा तो उसको लिखना होगा कि उसकी पहली प्रेफरेंस क्या है। तो अगर मान लो वो कैंडिडेट, पहला जो कैंडिडेट है वो चाहता है कि वो जीत जाए, तो वो लिखेगा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है
फिर वो चाहता है पांचवा कैंडिडेट जीत जाए, उसके बाद अगर ये ना जीत पाए तो ये जीत जाए, तो कहेगा मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये है, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी उसकी प्रेफरेंसेस बताई जाएंगी। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लो, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि एक स्टेट है, वहाँ पर आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 35 लोगों का आपको अप्रूवल चाहिए, 35 लोगों का वोट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस वाला। अब आपके पास सिर्फ 30 ही आ पाए, तो बाकी के जो सेकंड प्रेफरेंस वाले हैं वो काउंट किए जाएंगे, थर्ड प्रेफरेंस वाले हैं वो काउंट किए जाएंगे, और बहुत जोड़ तोड़ होता है। तो जाकर इसमें जो निर्दलीय होते हैं वो भी बार्गेनिंग करते हैं, बहुत ही जोड़ तोड़ होता है, और फिर जाकर 35 तक जो पहले पहुंच पाता है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बन जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर हम नन ऑफ द अबव का सिस्टम यहाँ पे लाए, जो काफ़ी लंबे समय से 2014 से नन ऑफ द अबव सिस्टम यूज़ किया जा रहा है राज्यसभा मेंबर्स के जब भी इलेक्शन होते थे, तो उसमें ये काफ़ी बार क्रिटिसिज्म होता था नोटा का कि ये इस सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्योंकि अगर मैं ये कह रहता हूँ कि नन ऑफ द अबव, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वाला सिस्टम है वो सब खत्म हो गया, मैं तो कहूँगा कि ये सारे जो खड़े हैं मैं इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता। तो ये सिस्टम को काफ़ी हद तक नेगेट करता है, ये क्रिटिसिज्म है नोटा का। अब यहाँ से आप समझ गए कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। अब आगे जो आर्टिकल में लिखा है वो देखते हैं। अब यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब देखो, इस बार जब गुजरात में राज्यसभा के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों नोटा नहीं चाहते थे, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं चाहते थे कि उनके एमएलए, अपने ही एमएलए, कांग्रेस बीजेपी के एमएलए जब वो वोटिंग कर रहे हो राज्यसभा के मेंबर के लिए, उनके पास ये ऑप्शन ना हो कि वो किसी को भी वोट ना करे। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे बीजेपी का भी पसंद नहीं आया, कांग्रेस का भी पसंद नहीं आया, तो मैं किसी को वोट नहीं करूँगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नोटा 2014 से राज्यसभा के इलेक्शंस में यूज़ हो रहा है, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से गुजरात में जब इलेक्शन हुए तब दोनों पार्टीज़ ने इस पर एप्रीहेंशंस जतानी शुरू कर दी। तो दोनों पार्टीज़ फिर सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी बोला कि इस बार आप नोटा को मत रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि अचानक से आपको ये क्यों ख्याल आ गया कि 2014 के बाद से सीधा 2017 में 3 साल बीत गए हैं, अब अचानक से आप कह रहे हो कि नोटा आपको नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो ऐसा कर नहीं सकता। अब आप पूछोगे क्यों, हम नोटा क्यों नहीं हटा सकते। इसके पीछे देखो रीज़न ये है कि 2014 से लेकर 2017 तक जो भी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर जो भी कैंडिडेट हारा है वो तो इमीडिएटली ये कहेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि वो ये कहेगा कि मैं इलेक्शन जीत जाता अगर जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब एमएलएस के पास नोटा का ऑप्शन ना होता। वो तो ये एक्सक्यूज़ दे देंगे कि सिंस उनके इलेक्शन के टाइम नोटा का ऑप्शन था तो कई एमएलएस ने उनके लिए वोट नहीं किया, या जो भी उन्होंने वोट ही नहीं किया, तो उसकी वजह से उनकी हार हुई है। तो इससे प्रॉब्लम्स बहुत सारी खुल जाएंगी। एक तरीके से इंग्लिश में कहते हैं पेंडोरास बॉक्स, प्रॉब्लम्स का एक पूरा आप बॉक्स खोल रहे हो। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, और उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात राज्यसभा इलेक्शन में हर एमएलए के पास नोटा का ऑप्शन बिल्कुल होगा। अब अगेन वो क्वेश्चन फिर भी बरकरार है कि कांग्रेस और बीजेपी ये चाहते क्यों थे कि नोटा का ऑप्शन ना रहे। देखो, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि नोटा के ऑप्शन से जो एमएलए जो वोटिंग करेगा उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है। क्योंकि अर्लियर अगर उसको पार्टी से विप जारी होती है, पार्टी विप क्या होती है अलग से बताऊंगा अभी आपको, पार्टी से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको कि आपको इस कैंडिडेट के लिए वोट करना है, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है। तो अर्लियर उसके पास यही ऑप्शन थी कि या तो अपनी पार्टी के लिए वोट कर ले या फिर डिफायंट होकर दूसरी पार्टी के लिए वोट कर ले। अब इसमें काफ़ी उसको रिस्क था कि वो अपनी पार्टी से बदनामी कमा सकता था, वो उसको पार्टी से निकाल भी सकते थे, पनिश कर सकते थे, बहुत सारे तरीके थे। मगर अब उसके पास ऑप्शन आ गई है नन ऑफ द अबव की। और मज़े की बात यह है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता, तो जो एमएलए करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं है। तो यहाँ पर उसके पास नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है, वो आराम से पैसे मांग सकता है अपनी पार्टी से, या कोई फेवर मांग सकता है, या कुछ भी बेसिकली कुछ गेन कर सकता है अपने लिए, अपने वोट के लिए। वो नहीं तो वो कहेगा कि ठीक है मैं नन ऑफ द अबव पे डाल दूंगा, मैंने आपके लिए वोट करूँगा ना इसके लिए वोट करूँगा, मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो एक तरीके से एमएलए को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है नोटा से।
और ये बीजेपी और कांग्रेस चाहती नहीं थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो पॉलिटिक्स के कितने डायनामिक्स होते हैं कि अपने ही लोगों को कई बार कंट्रोल करने के लिए पार्टी या हाई कमांड क्या क्या करती है। अब इस बार गुजरात राज्यसभा इलेक्शन में ये था, दोनों पार्टीज इनसिक्योर फील कर रही थी कि उनके जो एमएलए, रिस्पेक्टिव एमएलए, वो वही करेंगे या नहीं करेंगे जो पार्टी हाईकमांड कह रही है, या फिर वो अपनी चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि लेट्स प्ले इट सेफ, ये नोटा का ऑप्शन ही कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओपन बैलेट्स आर यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शंस। दीज इलेक्शंस फॉलो अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। बता दिया मैंने आपको, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, बेस्ड ऑन अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनलाइक जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में ये तो होता नहीं है आप कि आप ये कहो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये बीजेपी का कैंडिडेट है, सेकंड कांग्रेस का। आपको तो एक ही मतलब बताना होता है कि यही मेरा वोट इसको जा रहा है, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आपकी नहीं होती। ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, ओपन बैलेट्स में होता ही है। ठीक है। तो मतलब कि एमएलए ने जिसको वोट किया सबको पता लग जाएगा, ये नहीं है कि ये सीक्रेट रहेगा। अगर वो नोटा को वोट करता है तो सबको पता लग जाएगा कि इसने नोटा को वोट किया है। तो जो आइडिया था नोटा के पीछे 2014 में जो इसको लाया गया था, वो था कि द आइडिया बिहाइंड द यूज ऑफ नोटा इज टू अलाउ वोटर टू रजिस्टर ए प्रोटेस्ट वोट इफ नन ऑफ द कैंडिडेट्स इज एक्सेप्टेड टू हर फॉर वट एवर रीजन। ठीक है। तो ये एक उसके पीछे तर्क था कि अगर कोई भी कैंडिडेट उसको पसंद नहीं आ रहा, उसको सही नहीं लग रहा, उसको अपनी पार्टी का कैंडिडेट सही नहीं लग रहा। अब उसके भी ये ज़्यादातर पॉलिटिकल रीज़न होते हैं कि उस एमएलए को मिनिस्टर नहीं बनाया, या फिर उसको कोई फेवर वो चाहता रहा वो उसको दिया नहीं। तो नाराज़ होकर कई बार कैंडिडेट्स अपनी पार्टी को वोट नहीं करते या फिर नोटा पे बटन दबा देते हैं। तो इस बेसिकली ये उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था। खैर, यूज़ कैसे हो रहा है वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल आगे लिखा हुआ है, द पार्टी हाई कमांड कैन इशू अ विप। विप वैसे होती क्या आपको बताऊंगा। विप बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पार्टी की जो हाई कमांड है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस है, वहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भी जयराम रमेश वगैरह बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं वहाँ पर। वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं अपने एमएलएस को कि आपको यहाँ पर वोट करना है, ये आपको करना है। एक पार्टी की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा और भी बात करेंगे। तो अभी तक ये समझ लो कि पार्टी की जो डायरेक्शन है, द पार्टी हाई कमांड कैन इशू अवे, वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं फॉर ए राज्यसभा कैंडिडेट, बट एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर एमएलए अगर कुछ करता है तो वहाँ पर आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते। एमएलए मतलब जैसे वो नोटा पे बटन दबा देता है या फिर कभी कभी दूसरी पार्टी को भी वोट कर देता है, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन के अंडर उसको आप सजा नहीं दे सकते। ठीक है। उसकी जो मेंबरशिप है हाउस की वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगी। ठीक है। डिफाइंड एमएलए की। आगे देखिए लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज इन द पास्ट हेल्ड दैट ओपन बैलेट्स वोट्स इन राज्यसभा इलेक्शंस अगेंस्ट द विप will not lead to disqualification as the 10th schedule pertaining to anti defection provisions। तो यहाँ पे 10th शेड्यूल के अंडर वैसे होता है ये, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी छोड़कर पैसों के लिए किसी और पार्टी में जंप कर लेता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, हम लोग यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉज को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे एमएलए को पूरी आज़ादी है। अगर एमएलए को लगता है कि कैंडिडेट ठीक नहीं है तो एमएलए के पास ऑप्शन है कि वो जहाँ भी वोट करना चाहे कर सकता है। अब कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई थी, बाद में बीजेपी गई थी। कांग्रेस पार्टी की मेन वरी यही थी कि उनके जो एमएलए हैं उन पर पूरा कंट्रोल नहीं था कांग्रेस का, और बहुत ही बड़े लीडर हैं यहाँ पर अहमद पटेल गुजरात से कांग्रेस के, उनको राज्यसभा में भेजना चाहती थी कांग्रेस। अब उनके इलेक्शन में दिक्कत आ रही थी कि कल को यहाँ पर एमएलए जो है वो नोटा पे बटन ना दबा दे या फिर बीजेपी का कैंडिडेट ना जीत जाए। तो इसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी कांग्रेस कि आप नोटा को इस बार इलेक्शन में आप उसको नलीफाई कर दीजिए कि नोटा यूज़ नहीं होगा। ठीक है। बाद में बीजेपी ने भी समर्थन ये किया क्योंकि बीजेपी को भी कुछ अपने एमएलएस को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी थी। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी प्रोग्रेस कर रही है, जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे हैं एज अ डेमोक्रेसी, तो हमारे एमएलएज, हमारे वोटर्स, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं और जो पार्टी की हाई कमांड है उन पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि वो सही कैंडिडेट प्रेजेंट करें और वो बस अपनी ना चलाएं। ठीक है। तो इट्स अबाउट मेजॉरिटी रूल यहाँ पर कि जो मेजॉरिटी चाहती है, जो ग्राउंड लेवल पे लोग चाहते हैं वही होगा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ एलीट लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो, अभी तक मैं आपको काफ़ी बार कह रहा था पार्टी विप, पार्टी विप। तो पार्टी विप बेसिकली एक पोजीशन होती है जो पूरी जो पार्टी के मेंबर हैं वो पार्टी की लाइन टोक करे और जो पार्टी का जो हाई कमांड है वो चाहती है वो ही करें, उसका ध्यान रखता है। ठीक है। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और ऑपोजिशन हैज़ इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो रूलिंग हो या ऑपोजिशन हो, उनकी एक विप होती है पार्लियामेंट में, होता है वैसे कोई भी हो सकता है।
और ही इज़ अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर। तो एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है वो, ठीक है। और ड्यू टू द 10th शेड्यूल ऑफ और द एंटी डिफेक्शन लॉ, अ मेंबर कैन पोटेंशियली रिजल्ट इन द एमपी लूजिंग हिज सीट इफ़ ही वोट्स अगेंस्ट द पार्टी विप। तो जो हमारा ये 10th शेड्यूल या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अंडर अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करता है, सिवाय ये राज्यसभा में एमएलए वाले केस के जिसकी मैंने आपको बात की थी, तो उसकी मेंबरशिप खारिज हो सकती है, ठीक है। ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। द मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द विप, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन। तो अगर मान लो कोई एमएलए है वो पार्टी में फॉलो नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो उसको एमएलए की जो पोजीशन है उससे आप निकाल दोगे, मगर पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है कि भैया तुमने नोटा को वोट क्यों कर दिया, पार्टी जो विप थी उसके अगेंस्ट आप क्यों गए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन। यहाँ पे मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि क्या आप नोटा के फेवर में हैं या आप अगेंस्ट में हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए कि नोटा को हम फेवर क्यों कर सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस फॉर द टाइम बीइंग क्या है। तो आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कीप स्टडिंग हार्ड, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू सून with another video.